Hello and good morning everyone. I welcome you all at Doers News Analysis. Today is 25th of March 2023 and we are going to discuss important news and articles from The Hindu newspaper. So let's see what important news we got today to discuss. Before starting the video, for PDF join Telegram channel Doers News Analysis जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइडेड है. मेक श्योर वीडियो को लास्ट तक देखें सो दैट सारी इंपॉर्टेंट न्यूज आपके यहाँ पर कवर हो. तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं आज हमें क्या क्या डिस्कस करना. नाउ फर्स्ट न्यूज इज राहुल disqualified as MP, कांग्रेस कॉल्स इट ब्लैक डे फॉर डेमोक्रेसी. अब यहाँ पे हमने ये न्यूज कल से ही हम इसको कंटिन्यूसली पढ़ रहे हैं कि यहाँ पर राहुल गांधी जी को 2 ईयर का क्या दिया गया है, कन्विक्शन प्रोवाइड किया गया है ना. कोर्ट ने यहाँ पे उन्हें कन्विक्ट कर दिया है 2 ईयर्स के लिए. और ये क्यों किया गया? क्योंकि उनके ऊपर क्या था, एक डिफेमेशन का केस था. अब पहले क्वेश्चन आता है, व्हाट इज डिफेमेशन? डिफेमेशन का मतलब होता है आप किसी भी पर्सन को क्या कर रहे हैं, डिफेम कर रहे हैं. किसी भी पर्सन को या फिर किसी भी कास्ट को या क्लास को आप क्या कर रहे हैं, उसको जो उसकी जो डिग्निटी है, इंटीग्रिटी है या फिर उसका जो रिस्पेक्ट है सोसाइटी में, आप उसे क्या कर रहे हैं, डिफेम करने की कोशिश कर रहे हैं. तो इसी के चलते यहाँ पे ये केस आज का नहीं है, ये 2-3 साल पहले का केस है. राहुल गांधी जी ने मतलब कि पार्लियामेंट में नहीं, पार्लियामेंट के बाहर कुछ स्पीच दी थी जिसमें उन्होंने जो ये मोदी कास्ट है, उन्होंने डायरेक्टली जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं उनके ऊपर कोई भी मतलब कि आप कह सकते हैं उनकी कास्ट के ऊपर नहीं, बट इनडायरेक्टली उन्होंने जो मोदी कास्ट है, जैसे कि आप कह सकते हैं जो मोदी सरनेम है, उसके ऊपर 2019 में कमेंट किया था. ओके 2019 की बात है ये. 2019 ने ये जो मोदी सरनेम है इस पर कमेंट किया था, तो इसी के चलते यहाँ पर उनके ऊपर केस था और अब कोर्ट ने इसमें क्या कर दिया, उन्हें 2 ईयर्स के लिए कन्विक्ट कर दिया. ओके अब क्वेश्चन यहाँ पे हमारा क्या उठता है, ठीक है ये तो न्यूज़ है, हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट हो जाता है, इंपॉर्टेंट होता है डिफेमेशन. डिफेमेशन यहाँ पे 2 टाइप्स के होते हैं, एक होता है सिविल डिफेमेशन और दूसरा होता है क्रिमिनल डिफेमेशन. सिविल डिफेमेशन में मतलब क्या होता है, जैसे कि आपने यहाँ पे किसी भी पर्सन को डिफेम किया, कुछ भी डिफेम करने की कोशिश की, कुछ भी उसके बारे में बोला, ऐसा कि जो उसको क्या कर रहा हो, उसकी जो डिग्निटी है, आप कह सकते हो जो उसकी रिस्पेक्ट है सोसाइटी में, उसको डिफेम कर रहा हो. ओके तो इन दैट केस अगर जो सामने वाला ए पर्सन ने यहाँ पे क्या किया, बी पर्सन को डिफेम करने की कोशिश की, बट अगर ए पर्सन यहाँ पे क्या कर लेता, उससे माफी मांग लेता, अपॉलॉजीज कर लेता है और बी पर्सन उसे यहाँ पे फॉरगिव कर देता है, तो इन दैट केस ये क्या हो जाता है, हमारा सिविल डिफेमेशन. क्रिमिनल डिफेमेशन में क्या होता है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक्स है और वाई है. एक्स ने क्या किया, वाई को डिफेम करने की कोशिश की और एक्स ने फॉर एग्जांपल अगर उसको अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने क्या किया, उससे क्या की माफी मांगने की अपॉलॉजीज की, बट उसने यहाँ पे क्या किया कि नहीं हम यहाँ पे आपको फॉरगिव नहीं करेंगे, हम यहाँ पे केस करेंगे. क्या करेंगे, डिफेमेशन का हम केस आपके ऊपर लगाएंगे. तो ये आ जाता है हमारा क्रिमिनल प्रोसीडिंग में, मतलब कि हमारा क्रिमिनल डिफेमेशन. ओके अब हम डिफेमेशन हुआ, अब डिफेमेशन के कारण यहाँ पे जो केस हुआ, इसमें जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इनको क्या किया गया, 2 ईयर्स के लिए कन्विक्ट किया गया. अब यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं, मेंबर ऑफ जो पार्लियामेंट्स हैं और जो MP MLAs हैं, इनके बारे में बात करी कि इनके ऊपर अगर वो कन्विक्ट होते हैं तो उन्हें किस तरीके से डिस्क्वालीफाई किया जाता है. अब डिस्क्वालिफिकेशन की हम प्रोसेस देखें, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या प्रोविजन है डिस्क्वालिफिकेशन के MPs और MLAs के. फर्स्ट कौन सा आ जाता है, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट. हमने यहाँ पे देखा था अगर कोई भी MP और MLA किसी भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट को होल्ड करके रखते हैं तो इन दैट केस ही विल बी डिस्क्वालिफाइड. ओके सेकंड यहाँ पे क्या होता है, 10th शेड्यूल. हमने यहाँ पे 10th शेड्यूल रीड किया, एंटी डिफेक्शन लॉ. तो अकॉर्डिंग टू 10th शेड्यूल और एंटी डिफेक्शन लॉ, अगर वहाँ पे जो जो प्रोविजंस है, हमने जो भी यहाँ पे 10th शेड्यूल में प्रोविजंस देखे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर किसी भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को, MP और MLA को यहाँ पे डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है एज अ, है ना, एज अ मेंबर ऑफ MPs एंड MLAs. ओके थर्ड अगर हम देखते हैं, थर्ड हमारा आता है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951. ये जो हमारा RPA एक्ट है उसके अकॉर्डिंग भी यहाँ पे वहाँ पे प्रोविज़न है कि आपके ऊपर यहाँ पे कोई भी पर्सन, कोई भी मेंबर MP है या फिर MLA है, अगर वो 2 ईयर्स के लिए, यहाँ पे हमने कल ही इसको रीड किया था, सेक्शन 8 यहाँ पे क्या कहता है, सेक्शन 8 क्लॉज 3 यहाँ पे ये रीड करता है कि अगर कोई भी MP MLA 2 ईयर्स के लिए क्या होते हैं, कन्विक्ट होते हैं, उनके ऊपर कन्विक्शन है, तो वो क्या हो सकते हैं, उनको तुरंत ही वो क्या हो सकते हैं, डिस्क्वालीफाई हो सकते हैं, है ना, उन्हें डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा. 2013 से पहले ऐसा प्रोविजन नहीं था, मतलब 13 से पहले प्रोविजन था, बट इसमें ही जो हमारा रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 है, इसमें एक और प्रोविजन था. आप कह सकते हैं क्या प्रोविजन था, हमने यहाँ पे सेक्शन 8 क्लॉज 3 की बात करी. इसमें क्या कहता है कि अगर कोई भी पर्सन, मतलब कोई भी MP और MLA है, वो 2 ईयर्स के लिए, मतलब कि उनके ऊपर कोई क्रिमिनल प्रोसीडिंग चली और उन्हें 2 ईयर्स के लिए क्या कर दिया गया, कन्विक्ट कर दिया गया. 2 ईयर्स और उससे ज़्यादा भी हो सकता है, 2 ईयर 3 ईयर्स, वो
केस के ऊपर डिफाइन करता है कि मतलब कि उन्होंने कैसा यहाँ पे क्राइम किया है उसके अकॉर्डिंग। बट यहाँ पे जो सेक्शन 8 क्लॉज 3 है वो क्या कहता है, ये आरपीए एक्ट का है, आरपीए एक्ट 1951 में। तो ये कहता है कि अगर कोई भी पर्सन यहाँ पे 2 इयर्स के लिए कन्विक्ट होता है तो उसको तुरंत ही क्या कर दिया जाएगा, डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा एज अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। ओके, और उसके बाद से अगर वो रिलीज हो जाते हैं, आफ्टर रिलीज वहाँ पे 6 इयर्स तक मतलब कि वो किसी भी इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, वो मतलब कि बैन रहेंगे, है ना। कोई भी इलेक्शन होता है एमपी, हम कह सकते हैं पार्लियामेंट का या लेजिस्लेटिव असेंबली का, तो वो 6 इयर्स के लिए यहाँ पर बैन रहेंगे। तो ये वाला सेक्शन क्या कहता है, 2+6, यहाँ पे आप ऐसा कह सकते हैं 2 इयर्स जब तक आप यहाँ पे पनिशमेंट आपको प्रोवाइड की गई है, और उसके बाद 6 इयर्स तक आप किसी भी इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। ये यहाँ पे बढ़ भी सकता है, यहाँ पे 3+6 हो सकता है कि जो आपने कोई ज़्यादा हीनियस क्राइम किया है तो इन दैट केस ये 6 ईयर कन्विक्ट हुए हैं आप। 4+6 भी हो सकता है। और ये जो 6 है, ये जो 6 ईयर मतलब ये बैन है, ये कौन डिसाइड करता है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। कौन डिसाइड करता है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। अगर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को ऐसा लगता है कि जो सामने वाला पर्सन है उसका बिहेवियर बहुत अच्छा है लोगों के साथ या कुछ भी ऐसा, तो ये जो 6 ईयर है इसको वो यहाँ पर कम भी कर सकते हैं, वो 5 ईयर कर सकते हैं, 4 ईयर भी कर सकते हैं, और मतलब उनको यहाँ पे टिकट मिल सकती है फॉर फर्दर कंडक्टिंग इलेक्शन, है ना, फॉर इलेक्शन के लिए यहाँ पर मिल सकता है। अब इसी में जो ये आरपी एक्ट 1951 है, इसमें हमारा एक दूसरा भी क्लॉज था, सेक्शन 8 क्लॉज 4। ये क्या कहता था कि अगर किसी भी पर्सन को, किसी भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को, एमपी और एमएलए को यहाँ पे कन्विक्ट किया गया है, और अगर वो 90 डेज के अंदर क्या कर देते हैं, यहाँ पे अपील कर देते हैं किसी भी हायर कोर्ट में, उन्हें क्या कर देते हैं, अपील कर देते हैं, तो इन दैट केस उन्हें मतलब कि एज अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और मतलब डिस्क्वालीफाई नहीं किया जाएगा। ओके, फिर इसके बाद यहाँ पे क्या आता है, 2013 में लिली थॉमस केस होता है, आपको यहाँ पे याद रखना है। उसमें यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि एक तरफ आप क्या कर रहे हैं, मतलब कि ये देखिए उल्टा ही पूरा केस चल रहा है। एक तरफ आप उसको कन्विक्शन रेट है, उन्हें पनिशमेंट मिल रही है, तो उसको डिस्क्वालीफाई का यहाँ पे प्रोविजन है, और दूसरे क्लॉज में आप उसको जो डिस्क्वालीफाई मतलब एक तरीके से आप बचा रहे हैं, एक में आप पनिशमेंट प्रोवाइड कर रहे हैं और एक में उसको यहाँ पर सेव कर रहे हैं। तो 2013 में लिली थॉमस केस आता है, और उस केस में ये जो सेक्शन हमारा 8 क्लॉज 4 है, इसे यहाँ पे मतलब कि बैन कर दिया जाता है, इसे वैलिड यहाँ पर कर दिया जाता है। ओके, तो अब देखिए हमारे लिस्ट में क्या इंपॉर्टेंट है कि कोई भी मेंबर एमपीज हैं, एमएलएज हैं, वो किस तरीके से मतलब किन किन प्रोविजंस के थ्रू यहाँ पे डिस्क्वालीफाई हो सकते हैं। तो पहला हमने क्या देखा, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। सेकेंड हमने यहाँ पे देखा 10th शेड्यूल। थर्ड यहाँ पे हमने क्या देखा, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951। तो ये हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशन में 3 प्रोविजंस है जिसके थ्रू किसी भी एमपीज और एमएलए को यहाँ पे डिस्क्वालीफाई किया जाता है। ओके, हमारे लिस्ट में इतना ही इंपॉर्टेंट था। नेक्स्ट हम मूव करते हैं। देखिए ये नेक्स्ट आर्टिकल ये हमारे लिए इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। इसमें जो आप कह सकते हैं यहाँ पे कर्नाटका गवर्नमेंट में यहाँ पे थोड़ी सी जो पार्टीज़ है, पॉलिटिकल पार्टीज़ है, उनके बीच में यहाँ पे मतलब कि एक कन्फ्लिक्ट टाइप्स का चल रहा है ना। तो इसमें देखिए टीपू सुल्तान की यहाँ पे बात भी की गई है कि मेनली हमारे लिस्ट में सिर्फ हम किसको रीड करेंगे, टीपू सुल्तान को। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कर्नाटका में हम देख रहे हैं इलेक्शन आने वाले हैं, और वहाँ पे क्वेश्चन उठ रहा है कि टीपू सुल्तान को एज अ फ्रीडम फाइटर हमें कंसिडर करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, है ना। अब इस आर्टिकल में हमारे लिए ऐसा कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है, सारी यहाँ पे जो पॉलिटिकल पार्टीज है उसके बारे में बताया गया। हमारे लिए इंपॉर्टेंट सिर्फ इतना हो जाता है क्या, टीपू सुल्तान। अब टीपू सुल्तान कौन थे, आप सभी को यहाँ पे पता होगा, ये मैसूर के यहाँ पे रूलर थे। द टीपू सुल्तान वॉज द रूलर ऑफ किंगडम मैसूर। टीपू सुल्तान वॉज बॉर्न 1 दिसंबर 1751। अब देखिए यहाँ पर ये जो फ्रीडम फाइटर्स होते हैं, है ना, ये जो भी हिस्टोरिकल फिगर्स होते हैं, इसके बारे में जैसे कि हम यहाँ पे हिस्ट्री में रीड करते हैं, हिस्ट्री में, मॉडर्न हिस्ट्री में हम इनके बारे में रीड करते हैं मेनली, तो यहाँ पर हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट हो जाता है, इनका जो डेट ऑफ बर्थ होती है, डेट ऑफ स्पेशली ये जो ईयर है उसको तो आप याद कर सकते हैं। इससे क्या होगा, उस डेट में कब कब यहाँ पे कौन सी वॉर हुई, जैसे एंग्लो मैसूर वॉर हुआ, है ना, तो उनके बारे में हमें थोड़ा यहाँ पे आइडिया रहता है। तो हम जो ऑप्शन आते हैं हमारे प्रीलिम्स में, हमारे जो ऑप्शन होते हैं उसमें हमें जो एलिमिनेट किसी भी हम ऑप्शन को यहाँ पे जो एलिमिनेशन हम मेथड होती है हमारी किसी भी ऑप्शन को एलिमिनेट करने की, उसमें हम यहाँ पे अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। तो इसलिए आप यहाँ पे ऐसा कर सकते हैं, जितने भी यहाँ पे इंपॉर्टेंट हिस्टोरिकल लीडर्स होते हैं, है ना, फ्रीडम फाइटर्स होते हैं, उनकी यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ रिमाइंड कर सकते हैं, याद कर सकते हैं। इससे क्या होगा, इससे आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि उस डेट पर अगर वो पर्सन प्रेजेंट था भी या नहीं था, है ना। तो टीपू सुल्तान कहाँ के रूलर थे, मैसूर किंगडम के। उनकी डेट ऑफ बर्थ देखिए तो 1751।
इन देवनहाली, यहाँ पे बैंगलोर कर्नाटका में, टीपू सुल्तान सक्सीड हिज फादर हैदर अली एज अ रूलर ऑफ मैसूर एंड डिसम्बर 1782। वो किसके बेटे थे? हैदर अली के। टीपू सुल्तान के यहाँ पे इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स की बात करें, मैसूर किंगडम ने उन्होंने क्या क्या डेवलपमेंट करी थी, तो मैसूर सिल्क इंडस्ट्री उन्होंने स्टार्ट करी थी। एडमिनिस्ट्रेटिव इनोवेशंस वर इंट्रोड्यूस ड्यूरिंग हिज रूल, मतलब कि उनके जब एडमिनिस्ट्रेशन में, मतलब जब वो यहाँ पे रूलर थे तो उन्होंने यहाँ पे क्या किया था? एडमिनिस्ट्रेटिव इनोवेशंस किए थे। मतलब यहाँ पर मेनली जो ब्रिटिश थे यहाँ पे, कब वो 1951 में उनकी मतलब कि 1782 में वो यहाँ पे रूलर बन चुके थे और उस टाइम पे ब्रिटिशर्स यहाँ पर आ चुके थे। तो मतलब उन्होंने कुछ जो मॉडर्न तरीके होते हैं उसको यहाँ पे मतलब कि अपनाया था अपने एडमिनिस्ट्रेशन में। ओके, कैलेंडर एंड न्यू कॉइनेज सिस्टम वर इंट्रोड्यूस, उन्होंने न्यू कॉइनेज सिस्टम भी यहाँ पे इंट्रोड्यूस करे था। कंपनी ड्यूरिंग द 1780s एंड 1790s दिस टेक्नोलॉजी केम into the hand of the British which later on resulted to development of कॉन्ग्रेव रॉकेट्स। यहाँ पे उन्होंने बहुत सारी मतलब कि क्या किया था? टेक्नोलॉजी को भी लेकर सामने आए थे। मिलिट्री वेपन्स नेम्ड मैसूरियन रॉकेट्स वाज सक्सेसफुली यूज्ड अगेंस्ट द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। उन्होंने यहाँ पे एक मिलिट्री वेपन मतलब मैसूरियन रॉकेट को भी क्या किया था? बनाया था और इसको ब्रिटिश ईस्ट इंडिया था उसको अगेंस्ट में इसको यूज भी किया था। ओके, यहाँ पे देख लेते हैं उनकी डेथ कब हुई थी टीपू सुल्तान की? 1799 में इन श्रीरंगनापटना, लोकेटेड प्रेजेंट मांड्या डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका। ही वॉज डिफीटेड इन द 4th एंग्लो मैसूर वॉर। ये 4th एंग्लो मैसूर वॉर हुआ था, उसमें यहाँ पे वो उनसे ब्रिटिशर से हार गए थे। कब हुआ था ये? 1798 टू 1799, और हमने देखा 1799 में उनकी क्या हो चुकी थी? यहाँ पे डेथ हो चुकी थी। तो जब ये हमारा लास्ट 4th जो हमारा एंग्लो मैसूर वॉर हुआ था तो उसमें उनकी यहाँ पे डेथ हो चुकी थी। ओके, तो आई होप आपको यहाँ पे टीपू सुल्तान से रिलेटेड सारी चीजें क्लियर होंगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं, नेक्स्ट आर्टिकल है हमारा अ चिलिंग रिमार्क एंड द प्राइस टू पे। इसमें यहाँ पर जो हमारे लॉ मिनिस्टर हैं उन्होंने यहाँ पे थोड़ा सा क्या किया है, एक यहाँ पे कॉन्फ्रेंस थी, उस कॉन्फ्रेंस में यहाँ पे ये बोला कि जो हमारे रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जजेस होते हैं, रिटायर्ड और जितने भी यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट जजेस होते हैं, ये क्या करते हैं? एक एंटी इंडिया अप्रोच रखते हैं। क्या रखते हैं? एंटी इंडिया अप्रोच रखते हैं और उनको इसका क्या है? प्राइस पे करना होगा। आपको समझ में आया? यहाँ पे एक कॉन्फ्रेंस हुई, उस कॉन्फ्रेंस में हमारे जो यूनियन लॉ मिनिस्टर हैं उन्होंने ये कमेंट किया, ये ऐसा कहा कि जो रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जजेस हैं और जो प्रेजेंट में यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट जजेस हैं वो एक एंटी कुछ यहाँ पर, मतलब सबको हम यहाँ पे नहीं कह रहे हैं, सब किसी को सबको डायरेक्टली टारगेट नहीं किया जा रहा है, बट यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि जो जजेस हैं वो क्या कर रहे हैं? यहाँ पे एक एंटी इंडिया अप्रोच रख रहे हैं और उन्हें यहाँ पर इसका प्राइस पे करना होगा। अब ये जो आर्टिकल है आप इसको यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हैं किससे? जुडिशरी वर्सेस एग्जीक्यूटिव। ओके, इसमें जुडिशरी जो हम कंटिन्यूसली यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव के बीच में हम बहुत सारे हमने आर्टिकल्स भी इसके बीच में डिस्कस करे हैं कि इनके बीच में क्या हो रहा है, कंटिन्यूसली क्या एक कन्फ्लिक्ट दिखाई दे रहा है। पहले अगर हम बात करते हैं, देखिए इस आर्टिकल में तो मेनली सिर्फ इतना ही बताया गया है कि जो सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जजेस हैं वो एक एंटी इंडिया अप्रोच रखते हैं और उनको इसका प्राइस पे करना होगा। अब एक तरीके से ये भी कहा जा रहा है कि देखिए हमारे पास क्या है, फ्री स्पीच का राइट भी है, तो जजेस हु डिमिट जुडिशियल ऑफिस डू नॉट सीज टू be citizen of this country. Okay, they have not battered away their fundamental rights for the pension they draw. They have a right to free speech and expression and duty to speak up when they find the legislature or the executive, or when they find the legislature or executive, even the judiciary, to be transgressing their limits. तो इसमें यही कहा जा रहा है कि जो जजेस होते हैं उनके पास ये राइट होता है, मतलब हमारे पास क्या है, फ्री स्पीच का यहाँ पर राइट है, और यहाँ पे कभी भी एग्जीक्यूटिव या फिर लेजिस्लेचर अपनी लिमिट से यहाँ पे, मतलब लिमिट को अगर क्रॉस करने लगती है तो जुडिशरी के पास यहाँ पे राइट्स हैं कि वो क्या कर सकते हैं, यहाँ पर वो सामने आ सकते हैं और उस लिमिट्स को मतलब कि वो क्रॉस ना करें उसको यहाँ पे सामने आकर उसको रोक सकते हैं। ओके, अब देखिए इसमें इसी के चलते हम देखते हैं कितने सारे केसेस हो चुके हैं। पहले हमने यहाँ पे देखा था जो हमारे चेयरमैन हैं, हमारे राज्यसभा के जो चेयरमैन हैं, उन्होंने क्या कन्फ्लिक्ट किया था, कोलिजियम सिस्टम पर यहाँ पे बात उठाई थी। कोलिजियम सिस्टम क्या होता है, हमने यहाँ पे देखा था कि जो जजेस की अपॉइंटमेंट होती है, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जजेस की अपॉइंटमेंट, उसके लिए कोलिजियम सिस्टम होता है। उस कोलिजियम में कौन होता है, सीजीआई हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया प्लस 4 यहाँ पे सीनियर मोस्ट जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट होते हैं।
ओके उसके थ्रू यहाँ पे क्या किया जाता है, जजेस की यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट में अपॉइंटमेंट होती है। 2014 से जब से हमारी ये न्यू गवर्नमेंट आई है, उन्होंने यहाँ पे ट्राई किया है क्या लेकर आने के लिए, एनजीएसी की जुडिशरी के अपॉइंटमेंट के लिए हम यहाँ पे क्या लेकर आएंगे, एनजीएसी लेकर आएंगे। बट यहाँ पर जुडिशरी ने क्या कर दिया, इसे नल एंड वॉइड कर दिया। क्यों, ये कहा कि जो जुडिशरी की यहाँ पे इंडिपेंडेंसी है ये उसको कर्व करने के लिए एनजीएसी लेकर आया जा रहा। गवर्नमेंट एक तरीके से कहाँ इन्वॉल्व होना चाह रही है, जुडिशरी में इन्वॉल्व होना चाह रही है। अब देखिए कोलिजियम के भी फिर गवर्नमेंट ने यहाँ पे काउंटर आर्ग्यूमेंट में ये कहा कि जो कोलिजियम है उसमें आप क्या कर रहे हैं, खुद ही मतलब जजेस खुद को ही अपॉइंट कर रहे हैं। ओके यहाँ पे जो नेचुरल जस्टिस है, प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस, वो उसको क्या कर रहा है, कोलिजियम सिस्टम वॉलेट कर रहा है। थर्ड हम बात करते हैं यहाँ पे नेपोटिज्म हो रहा, मतलब कि आप खुद वैसे पर्सन को मतलब यहाँ पर जजेस के रूप में अपॉइंट कर रहे हैं, मतलब कि जो आपके यहाँ पे फैमिली बैकग्राउंड, ये सारी चीजें, तो नेपोटिज्म यहाँ पे कोलिजन सिस्टम में होता है। यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी नहीं है, आप क्या कर रहे हैं, खुद को ही अपॉइंट करें, तो ट्रांसपेरेंसी आप कैसे यहाँ पे मतलब कि अकाउंटेबिलिटी नहीं है, ट्रांसपेरेंसी नहीं है। थर्ड नेक्स्ट अगर हम बात करें कि जो डिसीजन मेकिंग होती है उसमें बहुत ज़्यादा क्या होता है, डिले होता है, इसलिए यहाँ पे एनजीएसी लेकर आया जाए एनजीएसी, जिसमें यहाँ पर हम क्या करेंगे, जो जजेस है उनको अपॉइंट किया जाएगा। बट यहाँ पे पार्लियामेंट ने, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, इसे ये कहते हुए मतलब कि नल एंड वॉइड कर दिया कि ये क्या कर रहा है, जो हमारा आप कह सकते हैं कि जो जुडिशरी की इंडिपेंडेंसी है उसको कर्व करने के लिए लाया गया है। ओके अब यहाँ पर फिर हमने कुछ दिन पहले एक और आर्टिकल डिस्कस किया था जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था कि जो हमारा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है उसमें कितने मेंबर्स होते हैं, चीफ इलेक्शन कमीशन होते हैं, चीफ इलेक्शन कमीशन और अदर यहाँ पे हमारे इलेक्शन कमीशन के जो मेंबर्स होते हैं उनकी अपॉइंटमेंट कौन करता है, आप सभी को पता है, हमारी जो एग्जीक्यूटिव होती है, गवर्नमेंट होती है, वो इसकी अपॉइंटमेंट करती है। ओके तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि हमें क्या जरूरत है, एक पैनल बनाने की जरूरत है। जो ये चीफ इलेक्शन कमीशन है और इलेक्शन कमिश्नर्स हैं उनके अपॉइंटमेंट के लिए हम यहाँ पे एक पैनल बनाएंगे। उस पैनल में कौन कौन होगा, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया प्लस प्राइम मिनिस्टर और यहाँ पर अपोजिशन ऑफ लीडर पार्टी, मतलब अपोजिशन पार्टी के यहाँ पे जो लीडर होंगे ये इस पैनल में यहाँ पर इंक्लूड होंगे। और वो क्या करेंगे, उसके थ्रू हम यहाँ पर जो इलेक्शन कमीशन और इलेक्शन कमिश्नर्स हैं और चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं उनको यहाँ पे अपॉइंट किया जाएगा। और ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा क्यों कहा, क्योंकि यहाँ पे हमने ये देखा कि इलेक्शन कमीशन कैसा होना चाहिए, एकदम फ्री एंड बायस्ड होना चाहिए, मतलब बायसनेस इसमें नहीं होनी चाहिए, फ्री एंड फेयर होना चाहिए इलेक्शन कमीशन। क्यों, क्योंकि वो पूरा क्या हमारे डेमोक्रेसी का एक मेन पिलर है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। अगर अब उसकी अपॉइंटमेंट, उसकी जो मेंबर्स है उसकी अपॉइंटमेंट अगर गवर्नमेंट करेगी तो हम उसकी फेयरनेस को कैसे यहाँ पर मतलब साबित कर सकते हैं, प्रूव कर सकते हैं। ओके तो देखिए अब यहाँ पर जब ये क्वेश्चन सुप्रीम कोर्ट ने उठाया तो गवर्नमेंट फिर से यहाँ पे क्वेश्चन करती सुप्रीम कोर्ट के ऊपर कि आप भी तो यहाँ पर कोलिजम के थ्रू क्या कर रहे हैं, यहाँ पर जजेस की अपॉइंट हो रही, तो यहाँ पर हम आप कैसे यहाँ पे मतलब कि आप ये कह सकते हैं कि यहाँ पर जो जुडिशरी है वो फ्री एंड फेयर है। ओके तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि कंटिन्यूसली क्या हो रहा है, जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव के बीच में यहाँ पे टसल चल रहा है। अब हमें यहाँ पे ये इंश्योर करने की जरूरत है कि ये जो टसल है किस तरीके से खत्म होगा। दोनों इंस्टीट्यूशन, तीनों इंस्टीट्यूशन आप कह सकते हैं, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी, हमारे लिए तीनों जो इंस्टीट्यूशन है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तीनों को यहाँ पर हमें मिलकर काम करना होगा, तभी मतलब जब एक साथ तीनों इंस्टीट्यूशन साथ आएंगे तभी हम क्या कर सकते हैं, जो हमारी डेमोक्रेसी है, हमारे जो यहाँ पे प्रिंसिपल्स हैं उनको हम यहाँ पे पूरा कर पाएंगे। ठीक है तो इस आर्टिकल में तो सिर्फ इतना ही बोला गया है कि मतलब कि देखिए इसमें यही कहा कि जो जजेस हैं वो एक एंटी इंडिया अप्रोच रखते हैं। अब यहाँ पर हमें क्या जरूरत की, मतलब कि एक तरीके से आप कह सकते हैं जुडिशरी एक तरीके से यहाँ पे कभी कभी ओवर रीच कर जाती है, जुडिशरी समटाइम्स यहाँ पे ओवर रीच कर जाती है, किसमें, यहाँ पर जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट के जो काम है उसमें यहाँ पर ओवर रीच करती है। ओके तो इसमें यही कहा जा रहा है कि इट इज रीजनेबल टू एक्सपेक्ट दैट प्राइम मिनिस्टर, अ पावरफुल ऑडिटर और vocal critic of many of the policies of the previous government, would certainly not want this government to be associated with such chilling statement made by his law minister. It will also be reasonable to hope and expect that the two high constitutional dignitaries will now discuss the issue and ensure that any further damage to India's constitutional ethos is mitigated. It is only that the message will be clear, that is India's silence will never be coerced by law और द लॉ मिनिस्टर और बाय द लॉ मिनिस्टर। तो इसमें यही कहा जा रहा है कि जो हमारा एक कॉन्स्टिट्यूशनल इथोस है, डिग्निटी है, उसको हमें यहाँ पे बनाकर रखना होगा। हमारे जो दोनों इंस्टीट्यूशंस हैं उनको यहाँ पर साथ में आना होगा और उस एक साथ काम करना होगा ताकि हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशनल डिग्निटी है वो यहाँ पर बनी रहे। ओके तो आई होप आपको ये पूरा आर्टिकल यहाँ पर क्लियर होगा। नेक्स्ट आर्टिकल है नो कॉज फॉर अलार्म।
अब देखिए यहाँ पर जो कोविड-19 है उसके यहाँ पे केसेस जो है थोड़े हमें यहाँ पर राइज होते नजर आ रहे हैं। इसी के चलते यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि जो पीपल ऑफ वल्नरेबल ग्रुप मस्ट टेक ऑल प्रिकॉशंस अगेंस्ट कोविड-19। उसमें ये कहा जा रहा है कि हमें यहाँ पे जो वल्नरेबल ग्रुप्स हैं उनको यहाँ पे प्रिकॉशंस लेने की जरूरत है। हमें ये पता है कि देखिए जो नए वेरिएंट्स आ रहे हैं जैसे कि कौन कौन से, डेल्टा BA.2.75 ओके और BA.2.76 ये दो न्यू वेरिएंट्स हैं। और यहाँ पे जो ओमनिकॉन था उसका भी एक नया वेरिएंट XBB.1.16 ये नया वेरिएंट आया है जिसके हमें यहाँ पे केसेस क्या हो रहे हैं, बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। अब यहाँ पे देखिए जो केसेस हैं वो इतने ज्यादा राइज नहीं हो रहे, मतलब कि हर स्टेट में अगर हम देखें सिर्फ जो हमारे सदर्न स्टेट्स में हमें केसेस जो है इंक्रीज होते हुए नजर आ रहे हैं। इवन इनकी अभी हमें सीवियरिटी भी नहीं पता है कि कितने ज्यादा ये जो वायरस है वो कितने ज्यादा सीवियर है, बट स्टिल यहाँ पे कहा जा रहा है कि हमें यहाँ पे प्रिकॉशंस लेने की जरूरत है। स्पेशली यहाँ पे जो वल्नरेबल ग्रुप्स हैं उनको यहाँ पर कोविड-19 के अगेंस्ट में प्रिकॉशंस लेने की जरूरत है। यहाँ पे हमें पता है कि हमने बहुत ज्यादा यहाँ पे वैक्सीनेशन प्रोग्राम लेकर आए थे, तो यहाँ पे हमने क्या किया, हाइब्रिड इम्यूनिटी को बिल्ड करने की कोशिश की है। इंडिया में हमने हाइब्रिड इम्यूनिटी को बिल्ड करके रखा, इसलिए ये जो वायरस है ये हमें ज्यादा इफेक्ट नहीं कर रहा। इवन अभी जो वायरस है इससे हमारी जो इम्यूनिटी है और ज्यादा क्या हो चुकी है, इंक्रीज हो चुकी है। ठीक है, तो इसमें बस यही कहा जा रहा है कि जो अभी रिस्क है वो पूरी तरीके से खत्म नहीं हुआ है, हमें यहाँ पे प्रिकॉशंस लेने की जरूरत है। ओके, तो इस आर्टिकल में सिर्फ इतना ही था। कोविड-19 के बारे में यही बताया कि जो वल्नरेबल ग्रुप्स हैं, अभी भी देखिए हमने यहाँ पे जो कोविड वैक्सीन है उसके सिर्फ 2 डोजेस लिए हैं। यहाँ पे जो फर्दर जो बूस्टर डोज है उसको बहुत सारे लोगों ने अभी तक नहीं लिया है, तो आप ये इंश्योर करें कि जो बूस्टर डोज है आप उसको भी यहाँ पर लें, ताकि आपकी जो इम्यूनिटी है इस वायरस से फाइट करने की वो यहाँ पर बनी रहे। ओके, नेक्स्ट हम मूव करते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल है हमारा, मेंबरशिप ऑफ बैंड आउटफिट इज क्राइम अंडर UAPA सेज सुप्रीम कोर्ट। यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि कोई भी ऐसा बैंड आउटफिट होता है, बैंड आउटफिट यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन, आप इसको ऐसा समझिए कोई XYZ यहाँ पर क्या है, एक ऑर्गेनाइजेशन है, इसको यहाँ पर बैन कर दिया गया है। बैन क्यों किया गया है, क्योंकि हमें यहाँ पे ये पता चला ये क्रिमिनल एक्टिविटीज में यहाँ पे क्या है, इन्वॉल्व है। क्रिमिनल एक्टिविटीज मतलब क्रिमिनल एक्टिविटीज या फिर कोई टेररिस्ट एक्टिविटीज है यहाँ पर, उसमें क्या है, ये इन्वॉल्व है, इसलिए यहाँ पर इंस्टीट्यूशन को बैन किया गया है। ओके, अब ये इंस्टीट्यूशन बैन है। 2014 से पहले यहाँ पे ऐसा प्रोविजन था, मतलब कि 2014 का यहाँ पे केस था, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि कोई भी यहाँ पे बैन ऑर्गेनाइजेशन है, अगर आपके पास आप उस ऑर्गेनाइजेशन की मतलब उस ऑर्गेनाइजेशन की मेंबरशिप अभी भी आपके पास है, आप उस ऑर्गेनाइजेशन की मेंबर हैं, तो यहाँ पर आपके ऊपर कोई भी मतलब कि कोई भी एक्ट मतलब कि आपके ऊपर कोई भी क्राइम मतलब उसके ऊपर नहीं लिया जाएगा। अगर आप उस किसी भी XYZ कम्युनिटी के या फिर ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर है तो आपके ऊपर यहाँ पे कोई भी केस वगैरह फाइल नहीं किया जाएगा, आपको यहाँ पे मतलब कि क्रिमिनल सामने नहीं किया जाएगा। ओके, 2014 का केस था। अब बट यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने अब क्या कहा है कि a 3 judges bench of the Supreme Court on Friday clarified that a person who is or continue to be even a mere member of a band organization is liable to be found criminally liable under Unlawful Activities Prevention Act for acting against the sovereignty and integrity of India। अब यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने अपने डिसीजन को एक तरीके से कह सकते हैं आप चेंज किया है ऐसा कि ये जो XYZ यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन है इसको हमने बैन करके रखा है। बैन क्यों किया है, क्योंकि यहाँ पे क्रिमिनल एक्टिविटीज और जो टेररिस्ट एक्टिविटीज हैं उसमें यहाँ पे ये इन्वॉल्व है, इसलिए यहाँ पे हमने इसको क्या करके रखा है, बैन करके रखा। अगर आपके पास इसकी मेंबरशिप है, कोई भी यहाँ पे ए पर्सन है, इसकी यहाँ पर इस ऑर्गेनाइजेशन की यहाँ पे उसके पास मेंबरशिप है, तो इन दैट केस उसके पास यहाँ पे क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स की जाएगी, उसको मतलब कि वो भी एज अ क्रिमिनल यहाँ पे सामने आएगा और उसको यहाँ पे क्रिमिनल करार किया जाएगा, उसको यहाँ पे कन्विक्ट किया जाएगा। ओके, तो आपको यहाँ पे पूरा समझ में आया। अब इसमें हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट हो जाता है, यूएपीए क्या है, अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट। ये कब आया था, ये आया था हमारा 1967 में आया था। तो देखिए इसके बारे में हम यहाँ पे देख लेते हैं कि ये आया था, इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट इंडिया सॉवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी द Constitution 6th Amendment Act 1963 was passed, giving Parliament the authority to set reasonable restrictions on the freedom of speech and expression, right to assemble peacefully without arms, and right to form association or unions। ओके, अब यहाँ पर क्या होता, इंडिया की सोवरेनिटी और इंटीग्रिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए 6th अमेंडमेंट आया था 1963 में। अब देखिए इसी के चलते यहाँ पे हमारे पास आ जाता है क्या, आर्टिकल 19 क्लॉज 4।
इसमें क्या है कि आपके पास राइट है कि आप किसी भी क्या कर सकते हैं, किसी भी एसोसिएशन में या फिर किसी भी यूनियन में आप उसकी मेंबरशिप ले सकते हैं या उसको क्रिएट कर सकते हैं। बट यहाँ पे कुछ लोग ये कह रहे हैं कि जो हमारा आर्टिकल 19(4)(a) है, क्लॉज 4 है, वो क्या कर रहा है, इसको वॉलिड कर रहा है। बट इसमें आप इसको नीचे भी पढ़ेंगे, इसको आप फर्दर रीड करेंगे तो ये कहता है कि जो स्टेट है यहाँ पे रीजनेबल ग्राउंड्स पर क्या कर सकता है, इस पर रेस्ट्रिक्शंस लगा सकता है ना। और वो रीजनेबल ग्राउंड्स क्या है, इंडियाज की सॉवरेनिटी एंड इंटेग्रिटी। तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए यहाँ पर 6th अमेंडमेंट एक्ट आया था 1963 में, जिसमें यहाँ पे ये बिल पास किया गया था और रेस्ट्रिक्शंस लगाए थे किसमें, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन में, और राइट टू रिजेंबल पीसफुली एंड विदाउट आर्म्स, राइट टू फॉर्म एसोसिएशंस और यूनियन। उसके बाद यहाँ पर हमारा क्या आया था, अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट 1967 में। इस एक्ट को यहाँ पे क्या किया गया था, पास किया गया था, जिसमें ये था कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अगर किसी भी अनलॉफुल एक्टिविटी में इंगेज है तो उसे यहाँ पर क्या कर दिया जाएगा, बैन कर दिया जाएगा। ओके, इसको हम एंटी टेरर लॉ भी कहते हैं। तो आपको यहाँ पे याद रखना कि UAPA, इसको यहाँ पे एंटी टेरर एक्ट भी कहा जाता है। इसको फिर 2019 में फिर से क्या किया गया था, अमेंड किया गया था। हाउएवर इन 2019 मोस्ट रीसेंट अमेंडमेंट वाज मेड टू एक्ट अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन अमेंडमेंट एक्ट 2000 व्हिच नाउ एम्पावर्स द यूनियन गवर्नमेंट टू डेजिग्नेट एन इंडिविजुअल एज अ टेररिस्ट आफ्टर फॉलोइंग द प्रॉपर लीगल प्रोसीजर। अब यहाँ पे जो पूरे राइट्स हैं वो किसके पास है, सेंटर के पास है। सेंटर यहाँ पे यूनियन क्या कर सकता है, किस पर्सन को यहाँ पर डेजिग्नेट करना है कि वो टेररिस्ट है या फिर नहीं है। ठीक है, अभी पूरे इंडिया में क्या है, एक्सटेंड है, एनीवन इन अ कंट्री हु वॉलेट्स दिस एक्ट प्रोविजंस इज फाउंड टू बी रिस्पॉन्सिबल इज सब्जेक्ट टू बी पनिशमेंट अंडर दिस एक्ट। अगर ये सारा राइट किसके पास है, ये पूरी कंट्री में चलता है आपका, है ना। तो ये ये जो एक्ट है वो किस किस के अप्लाई होता है, सिटीजन ऑफ इंडिया, आउटसाइड इंडिया। कोई अगर इंडिया में है और वो इंडिया का सिटीजन है, चाहे वो बाहर हो या फिर इंडिया के अंदर हो, तो उसके ऊपर ये एक्ट अप्लाई होता है। पर्सन इन द सर्विस ऑफ गवर्नमेंट वेयर एवर दे मे बी, पर्सन ऑन अ शिप एंड एयरक्राफ्ट रजिस्टर्ड इन इंडिया वेयर एवर दे मे बी। ओके, अब इसमें यही कि कोई भी गवर्नमेंट सर्विस में है, कोई भी पर्सन यहाँ पे गवर्नमेंट सर्विस में है, कोई किसी भी शिप में है या फिर एयरक्राफ्ट में है, अगर वो इंडियन सिटीजन है और वो चाहे कंट्री के किसी भी कोने में हो, कंट्री इवन वर्ल्ड के किसी भी कोने पे हो, तो उसके ऊपर ये जो एक्ट है वो अप्लाई होता है। इस एक्ट के जो भी प्रोविजंस है वो क्या होते हैं, अप्लाई होते हैं। 2019 में इसमें क्या हुआ था, अमेंडमेंट्स हुए थे, जिसमें इट अलाउज द गवर्नमेंट टू लेबल पीपल एज टेररिस्ट इफ दे कमिट और पार्टिसिपेट इन टेररिस्ट एक्ट, प्लान टेररिस्ट अटैक, प्रमोट टेररिज्म और अदरवाइज इन्वॉल्व इन टेररिज्म। तो इसमें यहाँ पे यूनियन गवर्नमेंट को ये अलाउ करता है किसी भी व्यक्ति को यहाँ पे टेररिस्ट किस तरीके से आप लेबल कर सकते हैं, कि अगर वो किसी भी टेररिस्ट एक्ट में यहाँ पे पार्टिसिपेट करता है, टेररिस्ट अटैक करता है या फिर टेररिज्म को कोई भी पर्सन यहाँ पे क्या करता है, प्रमोट करता है, तो इन दैट केस गवर्नमेंट उसे लेबल कर सकती है ऐसा टेररिस्ट। तो ये हमारे सारे जो प्रोविजंस है 2019 के एक्ट में क्या किए गए थे, ऐड किए गए थे। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं, नेक्स्ट न्यूज है हमारी, ICMR रिलीज इथिकल गाइडलाइंस फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूजेस ऑफ हेल्थ केयर। यहाँ पर क्या किया जा रहा है कि जो हमारी हेल्थ केयर है उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ किया जाएगा। इसके लिए जो ICMR है, ICMR इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, उन्होंने कुछ गाइडलाइंस प्रपोज की हैं और बस इसमें बस हमारा मेन एम यही है कि इट एम्स एट क्रिएटिंग एन एथिक्स फ्रेमवर्क फॉर डेवलपमेंट, डिप्लॉयमेंट एंड एडॉप्शन ऑफ सॉल्यूशन इन AI स्पेस। तो इसमें मतलब ये गाइडलाइंस यही की गई हैं कि अब देखिए हेल्थ केयर में हम क्या लेकर आ रहे हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर आ रहे हैं। बट इंटेलिजेंस में यहाँ पे जितने भी यहाँ पे पर्सन होंगे, जो भी रिसर्चर्स होंगे, ओके, तो सब यहाँ पे जो एक एथिक्स होता है उसको यहाँ पे जो एथिक्स और जो हमारे प्रिंसिपल्स, एथिकल प्रिंसिपल्स, गाइडलाइनिंग प्रिंसिपल, इसको यहाँ पे साथ में लेकर चलेंगे। ठीक है, तो देखिए एक तरीके से आप कह सकते हैं कि इसको एथिक्स को यहाँ पर किसमें, हेल्थ केयर में लेकर आया जा रहा है और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी कहाँ पर आ रही है, हमारे हेल्थ केयर में आ रही है। ओके, नेक्स्ट आर्टिकल की बात करते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल है G20 सीज इन्फ्लेमेशन एज स्टिकी टू एक्सटेंड पॉलिसी टाइटनिंग। अब यहाँ पर देखिए G20 की समिट ऑर्गेनाइज हो रही है इंडिया में और इसी के चलते यहाँ पे वेरियस क्या हो रहे हैं, मीटिंग्स हो रही हैं। अभी यहाँ पे क्या एक वर्किंग ग्रुप मीटिंग हुई है। इस मीटिंग में जो हमारे जितने भी इकोनॉमिस्ट हैं वो सारे साथ में आए हैं और उन्होंने ये कहा कि जो इन्फ्लेशन है वो कंटिन्यूसली क्या होगा, बढ़ेगा। सिर्फ यहाँ पे इंडिया की बात नहीं हो रही, पूरे वर्ल्ड में इन्फ्लेशन जो है वो राइज होगा, इन्फ्लेशन बढ़ेगा। इससे के कारण जो भी कंट्रीज हैं अब वो क्या लेकर आएंगी, एक टाइट मॉनेटरी पॉलिसी लेकर आएंगी। अब टाइट मॉनेटरी पॉलिसी आएगी तो इससे क्या होगा, एक तरीके से आप कह सकते हैं टाइट मॉनेटरी पॉलिसी मतलब कि यहाँ पे जो इंटरेस्ट रेट्स हैं उसको यहाँ पे क्या किया जाएगा, इंटरेस्ट रेट को यहाँ पर हाई किया जाएगा। हमारा इंटरेस्ट रेट यहाँ पर हाई होगा, इंटरेस्ट रेट हाई होगा, इट मीन्स यहाँ पर जो हमारी RBI है,
आप कह सकते हैं। हम अभी इंडिया के कंटेक्स्ट में देखते हैं, आरबीआई मतलब यहाँ पे क्या करेगी, जो रेपो रेट्स हैं, रिवर्स रेपो रेट्स हैं, उन पर यहाँ पे क्या किया, उनका जो रेट है उसको यहाँ पे चेंज करने की बात की जा रही है। ओके अब देखिए इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी आता है कि जो कंट्रीज हैं, वेरियस कंट्रीज हैं, यूएसए, यूरोप, यहाँ पे वो क्या करेंगे, वो भी अपनी जो मॉनेटरी पॉलिसी उसको टाइट करेंगे। तो इससे इंडिया के लिए क्या इम्पैक्ट पड़ता है, इम्पैक्ट हमारा पड़ता है किसमें, इन्वेस्टमेंट में, हमारे इन्वेस्टमेंट पे पड़ेगा। दूसरी हमारी जो करेंसी है वो यहाँ पे डिप्रिशिएट होगी। तीसरा यहाँ पे जो करंट अकाउंट डेफिसिट है वो यहाँ पे क्या होगा, इंक्रीज होगा। और करंट अकाउंट डेफिसिट अगर हमारा बढ़ेगा, इससे हमारा ये क्यों बढ़ रहा है, इन्फ्लेशन के कारण यहाँ पर बढ़ रहा है। ठीक है, अब इन्फ्लेशन क्यों हो रहा है, ये रशिया यूक्रेन वॉर हो रहा है, जिसके कारण यहाँ पे जो ऑयल के प्राइसेस हैं वो क्या हो रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं। फर्टिलाइजर्स के प्राइस यहाँ पे क्या हो रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि जो इंटरनेशनल मार्केट है वहाँ पर क्या हो रहा है, इन्फ्लेशन हो रहा है। इसी कारण हमें कंट्री में भी हमारे क्या हो रहा है, इन्फ्लेशन हमें देखते हुए नजर आ रहा है। अब देखिए कुछ दिन पहले हमने यहाँ पे आर्टिकल पढ़ा था कि अगर हमारी टाइट मॉनेटरी पॉलिसी रहती है तो इसका हमारा जो इम्पैक्ट है वो किस में पड़ सकता है, हमारी ग्रोथ में, है ना। यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, इन्फ्लेशन को कर्व करने के चक्कर में यहाँ पे टाइट मॉनेटरी पॉलिसी लेकर आ रहे हैं, जिसके कारण एक तरीके से क्या कर रहा है, वो हमारी जो ग्रोथ है उस पर यहाँ पर इम्पैक्ट डाल रहा है। ओके तो हमने यहाँ पे क्या पढ़ा था, स्टैगफ्लेशन यहाँ पे पढ़ा था। स्टैगफ्लेशन यहाँ पे क्या होता है कि आपकी जो ग्रोथ है वो यहाँ पर नहीं होती, जो इकोनॉमी ग्रोथ है वो यहाँ पर हमें सामने नजर नहीं आती, तो ये क्या हो जाता है, हमारा स्टैगफ्लेशन होता है। तो देखिए इसमें यही कहा जा रहा है कि most G20 countries are sticky inflation as a major concern and are focused on restoration of price stability, says CEA। अब यहाँ पे जो जितनी भी हमारी G20 कंट्रीज है वो किस पे स्टिक करना चाहती है, जो ये इन्फ्लेशन है यहाँ पे स्टिक करना चाहती है, इसके लिए यहाँ पे फोकस कर रही है कि जो प्राइस स्टेबिलिटी है उसको यहाँ पे किस तरीके से रिस्टोर करें। ओके तो यहाँ पे हमने देख लिया, पार्टिसिपेंट्स डू नॉट इन्विसाज करंट बैंकिंग टर्मोइल लीडिंग टू अ सिस्टमेटिक क्राइसिस, प्रेफर टू टैकल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिस्क सेपरेटली, डू नॉट व्यू देम एज अ कंस्ट्रेंट टू रेट इंक्रीज। अब यहाँ पे देखिए यही हो रहा है कि जितनी भी कंट्रीज हैं वो क्या कर रही हैं, इन्फ्लेशन को टारगेट करेंगी, और इसके लिए इंडिया पर यहाँ पे क्या पड़ सकता है, इम्पैक्ट पड़ सकता है। ओके इंडिया पे इम्पैक्ट पड़ेगा मतलब कि हमारी ग्रोथ पर यहाँ पर क्या होगा, इम्पैक्ट पड़ेगा। ओके तो आई होप आपको यहाँ पे सारी चीज़ें क्लियर होंगी। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। पीडीएफ के लिए ज्वाइन टेलीग्राम चैनल एडुवर्स न्यूज़ एनालिसिस। सो दैट्स फॉर ऑल टुडे। थैंक यू सो मच फॉर डिस्कशन।